हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बिल्कुल मज़े में रहना ही चाहिए, क्योंकि मज़े मज़े में ही पढ़ाई पढ़ने में मज़ा है। टेंशन लेकर और बिल्कुल मुंह बनाकर पढ़ाई करने में मज़ा नहीं है। तो सबसे पहले एक फेस पर एक छोटा सा स्माइल लाइए, ताकि आगे इस पोएम में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आज लेकर आपके सामने आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश की एक बहुत ही प्यारा पोएम, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पोएम का मतलब क्या है। क्लास 12th की पोएट्री का सबसे पहला पोएम ये है, तो बिल्कुल आप लोग 4-5 मिनट कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस पोएम में पढ़कर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस पोएम का मतलब समझेंगे कि इस पोएम का मतलब क्या है। तो इस पोएम का जो मतलब है, सबसे पहले पढ़ो यहां से ध्यान से क्या लिखा हुआ है इस पोएम में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, इस पोएम का नाम है। और इस पोएम का जो नाम है, तो स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट का मतलब होता है स्वीट, स्वीटी। जैसे अपने गर्लफ्रेंड को कैसे लोग बोलता है, स्वीटी, हाय स्वीटी, कैसे हो स्वीटी। तो स्वीटेस्ट का मतलब होता है प्यारा, बहुत ही प्यारा। ठीक है ना। लव का मतलब होता है प्यार। किसको नहीं आजकल पता है, सबको पता है। इसी में तो सब दीवाना है, सब पागल है। और प्यार में आधा अक्षर प का आधा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है मेरे सबसे प्यारे प्यार। क्या हुआ, मेरे सबसे प्यारे प्यार। और आई डू नॉट गो का मतलब होता है मैं जा तो नहीं रहा हूं, या फिर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। तो इसका पूरा मतलब हुआ, क्या हुआ, कि मेरे सबसे प्यारे प्रेम, मेरे सबसे प्यारे प्यार, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इस पोयम का नाम है। हिंदी में मैंने बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पोयम के फर्स्ट स्लाइड में। तो इस पोयम के इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको इस पोयम के पोएट के बारे में बताऊंगा, यानी कवि के बारे में बताऊंगा। और सेकंड पार्ट से मैं पोयम के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव्स में, कभी कभी पोएट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। किस तरह के पोएट थे, ठीक है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में, और बच्चे वहीं पे मार्किंग स्कोर कम हो जाता है उनका। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं, आपका 4-5 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। और इस पोएम के पोएट के बारे में इतनी अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, प्यार से समझा दूंगा, मज़े मज़े में समझा दूंगा, कि आप लोग अपने लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा गारंटी है। लेकिन एकदम दिमाग, कान, आँख, नाक खोलकर यहीं पे सुनना। फ़ोन को साइलेंट में डालना, कि व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, या फिर कहीं पे मैसेज आ रहा है तो तुरंत रिप्लाई देने लगना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप लोग ये वीडियो को प्यार से अच्छे तरीके से देख लो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लगता है नेक्स्ट स्लाइड आ गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस पोएम के टाइटल के बारे में, इस पोएम के टाइटल के बारे में। और इस पोएम के जो पोएट हैं, बहुत ही प्यारे पोएट हैं। क्या नाम है उनका, जॉन डन। क्या नाम है उनका, जॉन जॉन डन। ठीक है, याद रखना। तो अब पूछा जाए तो चलो मेरे साथ रिपीट करो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएम कौन है, जॉन डन। यहीं पे याद कर लेना है, घर के लिए मत छोड़ो कुछ भी। जॉन डन कौन सा पोएम लिखे, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। याद रखो, 4-5 बार रिपीट करो वीडियो पॉज करके। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए का पोएम जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए के पोएम जॉन डन। तो इस तरीके से याद कर लेना है, और अपने कॉपी निकाल के आप जरूर लिखें। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग आने वाले हैं, वो वर्ड मीनिंग को नोट डाउन आप करें। नोट डाउन करने से माइंड में आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन डन के बारे में। तो जॉन डन जो थे वो क्या थे, द मेटाफिजिकल पोएट थे। अब दिमाग की घंटी बज जाती है, भाई साहब, सर, गुरु, मेरे गुरु, ये मेटा फिजिकल इतना बड़ा वर्ड क्या आ गया। तो कुछ नहीं है। मेटा फिजिकल का मतलब होता है आत्मिक या दार्शनिक कवि। कहने का मतलब है जॉन डन जो थे वो आत्मा और बुद्धि के कवि थे। क्या थे, आत्मा और बुद्धि के कवि थे। याद रखना, कभी भी पूछे कि जॉन डन कैसे कवि थे, तो ऑप्शन में जहां पे मेटा फिजिकल दिख जाए, टिक मार देना है। क्या टिक मार देना है, मेटा फिजिकल। मेटा फिजिकल 4 बार रटो, रटो नहीं, बोलो। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, एकदम याद कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ मेटाफिजिकल के बारे में मैंने बता दी। और सबसे पहले बात करते हैं, जॉन डन जो थे वो 17वीं सदी के महान कवियों में से एक हैं। 17वीं सदी का मतलब अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। तो 17वीं सदी का मतलब होता है 1600 से 1700 के बीच का जो समय था, उसको हम 17वीं सदी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसको हम 17वीं सदी के नाम से जानते हैं।
तो जॉन डन क्या थे, एक प्रेम के पोएट थे, एक आस्था के पोएट थे और एक आत्मा पर गहराई से इन्होंने पोयम लिखा है, बहुत सारा पोयम इन्होंने लिखा है। तो इसी टाइप के सारे पोयम इन्होंने लिखा है। यानी जॉन डन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द 17th century हुज प्रोमिसेस लव, फेथ एंड सोल। ठीक है ना, सोल, SOUL, सोल। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा, याद रखना। फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है, फेथ का मतलब सच्चाई, आस्था। ठीक है ना, लव, लव का मतलब प्यार। ठीक है, तो ये जॉन डन के बारे में एक छोटा सा मैंने चीजें बताई, तो जॉन डन के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया कि जॉन डन क्या थे। तो अब देखो मेरे स्टूडेंट्स, एक जॉन डन एक ऐसे कवि थे कि प्यार में भी फिलोसोफर निकले। क्या निकले, प्यार में भी फिलोसोफर निकले। आज के टाइम में कोई लड़का या लड़की छोड़ के भाग जाता है किसी को, तो हार्ट ब्रेक जब होता है तो क्या होता है वहां पे, जब हार्ट ब्रेक होता है तो मीम बन जाते हैं। मीम का मतलब मजाक बनता है। बट भाई ये तो बहुत बड़े फिलोसोफर निकले, इन्होंने तो पोयम ही लिख डाली भाई, इतने बड़े महान इंसान थे। ठीक है ना तो ये कोई नॉर्मल पोएट थे नहीं, पोएट नहीं थे भाई, ये पोएट भी थे, थिंकर भी थे, यानी सोचते भी थे, और थोड़ा कंफ्यूज्ड लवर थे। थोड़ा कंफ्यूज्ड लवर का मतलब प्यार में भी थोड़ा सा ही कंफ्यूज थे कि आखिर मैंने प्यार कर ही क्यों लिया, और कर लिया तो फिर आगे क्या करूं ये थोड़ा सा कंफ्यूज थे। कहते हैं ना, जब इनका दिल टूटा तो इन्होंने रोने के बजाय पोयम ही लिख दी। यानी इनका जब दिल टूटा तो रोने के बजाय क्या लिख दी, इन्होंने पोयम ही लिख दी। समझ में आया, वो भी कौन सा पोयम लिखी, मेटाफिजिकल पोएट। याद करो कौन सा पोयम लिखी जॉन डन ने, मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में चलिए अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। अर्ली लाइफ का मतलब होता है जन्म के समय। तो इनका जन्म कहाँ कब हुआ था, याद रखना है 1572। कहाँ हुआ था, लंदन। लंदन कहाँ है भाई, तो इंग्लैंड में है। यानी जॉन डन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन, इंग्लैंड में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और वे प्रोटेस्टेंट शासन के समय एक कैथोलिक परिवार में पैदा हुए। देखिए वहां पे एक ईसाई धर्म है, और ईसाई धर्म में कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, ये दो तरीके का उनका पार्ट होता है। ये याद में रखना, एक कैथोलिक ईसाई धर्म में होता है। इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कौन से परिवार में जन्म हुआ है, तो कैथोलिक परिवार में। इसका डिटेल में बताऊंगा तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, वो जानने की जरूरत नहीं है। और एक धार्मिक मतभेद ने इनकी सोच की गहराई को प्रभावित किया। यानी धार्मिक मतभेद, समझ रहे हो ना, जब धर्म में लड़ाई होती है जब वो चीजें वहां पे देख रहे थे इंग्लैंड में, उन्होंने देखा तो इनकी सोच की गहराई प्रभावित हुआ। यानी रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी होता है। और देखो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का एक अन्य मत होता है ना, कि जैसे कोई भी धर्म है तो हम बोलते कि नहीं ये ऐसा ऐसे चलेगा, तो लेकिन एक ऐसे इंसान आते हैं बोलते कि नहीं ये एक ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ईसाई धर्म का एक अन्य मत के बहुत सारे लोग थे, उनको प्रोटेस्टेंट बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। एजुकेशन एंड अर्ली कैरियर। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा। इनको शिक्षा कहाँ से मिली ये थोड़ा सा देख लेते हैं, शिक्षा कहाँ से मिली। और अर्ली कैरियर का मतलब इनका शुरुआती दौर वो कैसा था। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था। कब हुआ था, 1572 में हुआ था। मतलब उस टाइम ना व्हाट्सअप था और ना इंस्टाग्राम था, तो प्यार जताने का इनका एक ही तरीका था मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, क्या था, पोएम लिख दो। क्या लिख दो, पोएम लिख दो। आज भी जब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हम लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं तो क्या लिखते हैं, चिट्ठी लिख कर देते हैं, लव लेटर लिख कर देते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जॉन सर जो थे, यानी डन सर जो थे, स्पेशलिटी थे इनकी, यानी पोएम्स में भी लव भी है, लॉजिक भी है, और कभी कभी कंफ्यूजन भी है इनके पोएम में। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इन्होंने अपनी लवर से कहा, मैं जा रहा हूं पर टेंशन मत लेना, मैं जा रहा हूं पर टेंशन मत लेना। ये पढ़ेंगे अगले पार्ट में हम लोग डिटेल में, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। कहाँ की, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। लेकिन धार्मिक कारणों से इनको डिग्री नहीं मिली। बाद में इन्होंने लिंकन इन में कानून, लिंकन इन के कॉलेज का नाम है, याद रखना, लिंकन इन से कानून की पढ़ाई की। तो याद रखना, जॉन डन ने कानून की पढ़ाई कौन से कॉलेज से की, लिंकन इन से की, लिंकन इन से की, लिख लो। युवा अवस्था में, जब ये जवानी अवस्था में थे, तो
तो इन्होंने बहुत प्रेम कविताएं गुप्त रूप से लिखी। गुप्त रूप का मतलब छिपा छिपा कर लिखते थे, क्योंकि कहीं कोई जान ना जाए। तो स्टडीड, स्टडी का मतलब पढ़ना, और एट कहाँ पढ़े वो, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, बट कुड नॉट गेट अ डिग्री, बट उन्हें डिग्री नहीं मिला, ड्यू टू हिज फेथ। फेथ का मतलब डिग्री क्यों ने, धार्मिक कारणों के कारण इनको डिग्री नहीं मिला। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में। स्टडीड लॉ इन लिंकन्स इन, कॉलेज का नाम है, ठीक है। ही रोट लव पोएम्स, इन्होंने लिखा, कौन सा पोएम लिखा, लव पोएम्स लिखा। और यहाँ पे लव पोएम्स के बाद सीक्रेटली, सीक्रेटली ड्यूरिंग हिज यूथ, इसका मतलब होता है अपने सीक्रेट, सीक्रेट तरीके से ये अपने यूथ में ये कविता लिखे। डिग्री का मतलब उपाधि, फेथ का मतलब विश्वास या धर्म, चलिए नहीं दिख रहा है तो इसको उछाल के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। और सीक्रेटली का मतलब गुप्त रूप से। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बस एक दो स्लाइड और है, खत्म हो जाएगा। अब देख लेंगे इनका मैरिज। ओहो, शादी के बाद सुन के भी उछल रहा है। चलो मैरिज, मैरिज एंड स्ट्रगल्स। मैरिज का मतलब होता है शादी, मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी, ठीक है ना, जो कि अभी तुम लोगों का एज नहीं हुआ है भाई, तो ज़्यादा खुश मत हो जाना, ठीक है ना। स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब मेनली तौर पे क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वही स्ट्रगल हो गया। तो 1601 में इन्होंने, 1601 में इन्होंने एन मोर से गुप्त विवाह किया। गुप्त विवाह का मतलब समझ रहे हो ना, गुप्त विवाह। इनकी वाइफ का नाम क्या था, एन मोर, याद रखना, इनकी वाइफ का नाम था एन मोर। एन मोर से गुप्त विवाह, चुपचाप शादी कर लिया, किसी को नहीं बताया, लव मैरिज कर लिया इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि ये लव से ज़्यादा प्यार था इनको। तो जो उनके पिता को पसंद नहीं था, इस कारण उन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इनके पिताजी ने केस कर दिया और वो जेल चले गए, और इनकी नौकरी चली गई, और आर्थिक संकट झेलना पड़ा। यानी आर्थिक संकट का मतलब समझ रहे हो, खाने के भी इनको लाले पड़ गए। समझ में आया बात। तो मैरिड एन मोर, याद रखना, ठीक है ना। सीक्रेटली, हाँ, सीक्रेटली इन 1601 अगेंस्ट हिज फादर विश, फादर के अगेंस्ट में। और यहाँ पे एक देखो वर्ड यूज किया गया है, इम्प्रिजेंट, याद रखना, इम्प्रिजेंट। इम्प्रिजेंट का मतलब जेल होता है, इम्प्रिजेंट का मतलब क्या होता है, जेल। इम्प्रिजेंट पढ़ लेना इसको, इम्प्रिजेंट। देखो इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ये सब पढ़ने आना चाहिए। सम टाइम बिकॉज ऑफ दिस लॉस्ट हिज जॉब, लॉस्ट का मतलब खो देना, यानी अपनी नौकरी खो दिया इन्होंने। एंड फेस, फेस का मतलब हो गया मेनली तौर से कुछ समय के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज झेलना पड़ा। फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, और डिफिकल्टीज का मतलब होता है संकट। डिफिकल्टीज का मतलब होता है संकट। याद करो, सब वर्ड मीनिंग लिख लेना है कॉपी में, नहीं तो उठा के पटक दूंगा तुम लोगों को यहीं से। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैद किया गया, अभी मैंने बताया जेल, वही कैद किया गया। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आर्थिक परेशानियां, और अगेंस्ट हिज फादर विश का मतलब उनके, उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध। लो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, दिख जाएगा ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अरे यार क्या हो गया, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है स्पिरिचुअल, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी यानी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिचुअल का मतलब होता क्या है वो हम देख लेंगे यहाँ पे ध्यान में, कि 1615 में वे, देखो यहाँ से ध्यान देना, एंग्लिकन पादरी बने। अब ये एंग्लिकन पादरी क्या है भाई, जिस तरीके से मंदिर में क्या होता है, पुजारी होते हैं, उसी तरीके से चर्च में क्या होते हैं, उनको पादरी बोला गया है, ठीक है ना। तो ये एंग्लिकन पादरी बने, बाद में सेंट पॉल कैथेड्रल, ठीक है ना, कैथेड्रल में डीन बने। डीन क्या होता है, एक कॉलेज का जो हेड होता है उसको डीन कहते हैं। सेंट पॉल एक कॉलेज था, उनके वो डीन बन गए। इन्होंने आस्था, मृत्यु और आत्मा पर लिखना शुरू किया। अब ये जो पोएम लिख रहे थे किस पे लिख रहे थे, आस्था पे लिख रहे थे, मृत्यु पे लिख रहे थे, और आत्मा पे सारा पोएम लिख रहे थे। इन 1615 डन बिकम एन, क्या है यहाँ पे, एंग्लिकन, एंग्लिकन प्रिस्ट। प्रिस्ट का मतलब होता है पादरी, प्रिस्ट का मतलब क्या होता है, पादरी, याद रखना है, ठीक है। लेटर, लेटर का मतलब बाद में, याद करो। ही बिकम डीन ऑफ सेंट पॉल्स, कौन से कॉलेज का, कैथेड्रल कॉलेज के
डीन बने। ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट फेथ, फेथ का मतलब अभी मैंने बताया, फेथ का मतलब आस्था, लिख लेना कॉपी में तुम लोग। डेथ का मतलब मृत्यु, और सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा, मेरी आत्मा तुम में बसी है। चलो गाना मत सुनो, आगे बढ़ो। तो अब देखो यहाँ पे प्रिस्ट का मतलब पादरी, और ठीक है ना, यहाँ पे कैथे, अभी यहाँ पे मैंने पढ़ा कैथेड्रल, कैथेड्रल एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, गिरजाघर जैसे बहुत बड़ा मंदिर होता है उसी तरह चर्च का क्या होता है, बहुत बड़ा गिरजाघर होता है, कैथेड्रल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब फेथ, फेथ का मतलब क्या हो जाता है, आस्था, फेथ का मतलब क्या होता है, आस्था। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 स्लाइड और है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री एक्सप्लेन्ड, इनके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लो, भौतिक संसार से परे। अभी देखो, भौतिक संसार से परे का मतलब हो गया हमें भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस प्यार चाहिए, इकरार चाहिए, मेरा आवाज इतना गंदा है कि कोई भाग जाइए। भौतिक संसार से परे की बातें करते थे, हमें भाई न एसी चाहिए, न कूलर चाहिए, न ये चाहिए, न वो चाहिए, मुझे तो मेरी दिलरुबा चाहिए। ऐसे कवि क्या थे, बुद्धि, तर्क और कल्पना से भावनाएं व्यक्त करते थे, यानी कि कल्पना बहुत ज़्यादा करते थे। कल्पना का मतलब समझ में आ रहा है बात, कि सोचते बहुत थे, अपनी बुद्धि का यूज़ करते थे, अपने रीजनिंग यानी तर्क का यूज़ करते थे। डन ने प्रेम, धर्म और जीवन की तुलना विज्ञान और दर्शन से की है, यानी ये सारी चीज़ों की तुलना, ये पढ़ो, इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेटाफिजिकल मीन्स डीलिंग विद आइडियाज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब जहाँ हम जीते हैं, मरते हैं, उसको फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। तो यहाँ से परे की बात की है। दिस पोएट यूज बिट, बिट का मतलब क्या होता है, बुद्धि, लॉजिक, बिट का मतलब याद रखना क्या होता है, बिट का मतलब बुद्धि, ठीक है। लॉजिक, लॉजिक का मतलब तर्क, लॉजिक का मतलब तर्क, सारा लिखो। और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, कल्पना, ठीक है। टू एक्सप्रेस इमोशंस, इमोशंस का मतलब क्या होता है, भावनाएं, भावनाएं, सोचो कितनी लड़कियों के नाम यहाँ लिखा गए, भावना, कल्पना, ठीक है। तो डन कंपेयर लव, रिलीजन एंड लाइफ विद साइंस एंड फिलोसफी, यानी कि लव और रिलीजन को किससे रिलेट कर रहे हैं, वो साइंस से रिलेट कर रहे हैं, याद रखना। जॉन जॉन डन जो है वो लव और रिलीजन को किससे रिलेट कर रहे हैं, साइंस से, याद रखना इस चीज़ों को। तो बिट का मतलब चतुराई या सूझबूझ, जिसको हम बुद्धि भी कह सकते हैं। फिलॉसफी का मतलब दर्शन शास्त्र होता है, और इमेजिनेशन का मतलब कल्पना होता है, जो कि मैं अभी लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक चीज़ और यहाँ पे आ गई, कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ हो गया है, लिटरली, स्टाइल एंड फीचर्स। इसका मतलब होता है इनका स्टाइल क्या था, इनकी खूबियाँ क्या थी, ठीक है ना। तो उनकी कविताएं जो थी वो कैसी थी, भावनात्मक होने के साथ साथ तर्कपूर्ण भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भावना में बह के ये लिख दिए, नहीं, तर्कपूर्ण का मतलब लॉजिकल भी है, मतलब कुछ हद तक सही है। स्वर में अचानक बदलाव, ये किस लिए जाने जाते थे, याद रखना, अचानक स्वर में अपने अचानक बदलाव और अनोखे रूपक देखने को मिलते हैं इनके कविता में। भाषा बातचीत की तरह सरल और स्वाभाविक है इनकी, यानी हिज पोएम्स आर इमोशनल, इनके पोएम कैसे हैं, इमोशनल, यही सब वर्ड याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, और लॉजिकल, ठीक है। सडन शिफ्ट इन टोन, इनका टोन हमेशा शिफ्ट हो जाता था, सरप्राइजिंग, ठीक है ना, किसमें, हमारे कंपैरिजंस में, कंपैरिजंस में, यानी सिंपल कन्वर्सेशनल टोन लाइक स्पीकिंग टू द रीडर। अभी मैंने बताया कि बिल्कुल ये जैसे रीडर सामने वाला जैसे होता था उसी तरीके से ये बात करने लग जाते, तो उसी तरीके से लिखना शुरू कर देते थे। टोन का मतलब होता है स्वर, ठीक है ना। और यहाँ पे आता है कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरिजन, सॉरी, कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, कभी कभी गलती बोला जाता है। और कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं वार्तालाप। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट है अब क्विक्रिशन, इसका मतलब होता है, एक समरी देख लेते हैं इस जॉन डन के बारे में, इन जॉन डन के बारे में थोड़ा इज्जत देना है, क्योंकि प्यार के बहुत बड़े क्या कहते हैं,
बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे लव को, ठीक है ना। ये अपनी कविता में यही बताएं कि लव जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है ना। आज के टाइम में लव क्या है, वो टाइम पास बन गया है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, सारा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जॉन डन जो हैं वो क्या है, प्रेम, आस्था और बुद्धि के कवि हैं। यानी कि जॉन डन पोएट ऑफ लव, फेथ एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। संघर्ष और अध्यात्म से भरा जीवन उनका है। उनका जीवन बिल्कुल क्या, स्ट्रगल जीवन है, संघर्ष जीवन है और स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है ना। तो हिज पोएट्री स्टिल टीचेस एट अस देन ट्रू लव इज इंटरनल एंड सोलफुल। समझ में आया बात। तो इस तरीके से हम बोले कि इनका सच्चा प्रेम, यानी उनकी कविताएं सिखाती है कि सच्चा प्रेम अमर और आत्मिक होता है, लैला लैला मजनू जैसा होता है, ठीक है ना। सच्चा प्रेम आज भी लोग याद रखते हैं। तो ये आज का जॉन डन के बारे में एक छोटा सा मैंने बता दिया आप लोगों को। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे लास्ट में। जैसे ही पोएम खत्म होगा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ऊपर दागेंगे एकदम बिल्कुल AK-47 धन 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 धन, ठीक है ना। ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस पोएम से। सारे पोएम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, ग्रामर भी पढ़ाऊंगा। आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले मैं बहुत सारा इंग्लिश का बहुत सारा चीज़ आपको कवर कर दूंगा। आपको कहीं जाने की, इंग्लिश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ आप मेरे साथ बने रहें, सारा वीडियो देखें और इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। समझ में आ गया बात। अब नहीं समझ में आया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो फिर और हम क्या बोलें आपको। चलिए लास्ट में कुछ वर्ड बोल देते हैं ताकि इस वीडियो को एंड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और पोएट्री से दोस्ती जरूर करो। बहुत मज़ा है पोएट्री में। तो मैं हूँ मिस्टर गुरु और आप देख रहे हो गुरुमेट क्लासेस, यानी पढ़ाई का बिल्कुल स्मार्ट तरीका और पढ़ाई का बिल्कुल मज़ेदार तरीका। तो चलिए मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, इस पोएम को लेकर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद और जय भारत।